इलेक्शन सुपरफास्ट के बाद आगे बढ़ते हैं। सियासत में शह मात का खेल जारी है। इसके लिए जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। दिल्ली में पीएम मोदी ने एक बार फिर से गांधी परिवार पर निशाना साधा। मोदी ने कहा, राजीव गांधी ने पिकनिक मनाने के लिए वॉरशिप आईएनएस विराट का इस्तेमाल टैक्सी की तरह किया। इसके अलावा मोदी ने दिल्ली की बदहाली के लिए नाकामपंथी मॉडल को जिम्मेदार बताया। नाकामपंथी मॉडल के सहारे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी लपेट लिया। कांग्रेस के सबसे बड़े इस नामदार परिवार ने देश की आन बान शान आईएनएस विराट, जो हमारा समुद्री युद्ध जहाज है, आईएनएस विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था, उसका अपमान किया था। ये बात तब की है जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने निकले थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को नाकाम करने का पाप किया है। देश के सामान्य मानवी की छवि को, आम आदमी की छवि को इन नाकाम पंथियों ने बदनाम करके रख दिया है। करोड़ों युवाओं के विश्वास और भरोसे को इन नाकाम पंथियों ने चकनाचूर कर दिया है। इतना ही नहीं, इन्होंने देश में नई राजनीति के प्रयासों को भी नाकाम किया है। ये लोग देश बदलने आए थे, लेकिन खुद ही बदल गए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में थे। पीएम मोदी ने आज हरियाणा के फतेहाबाद में भी चुनावी रैली की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हत्यारों को इनाम दिया है। आड़े आए सारे भाइयां और बहना ने मेरी राम राम, सत श्री अकाल, नुन प्रणाम। हरियाणा की धरती से पीएम मोदी ने हरियाणवी में राम राम बोलकर लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। देश की सेना में बड़ी संख्या में जवान भेजने वाले हरियाणा में पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक और 1 रैंक 1 पेंशन से लेकर जवानों को खुली छूट तक हर बात को जवानों से जोड़कर ही पेश किया। पीएम मोदी ने वाड्रा का नाम लिए बिना कह दिया कि आपका चौकीदार भ्रष्टाचारियों को जेल की दहलीज तक ले गया। भाई और बहनों, कांग्रेस को ना तो जवानों के सम्मान की फिक्र है और कभी नहीं, और ना ही किसानों के सम्मान की। इन्होंने तो किसानों की जमीन पर भी भ्रष्टाचार की खेती की है। सबूत देश के सामने है, सबूत हरियाणा के सामने है। हरियाणा और दिल्ली में जब भी कांग्रेस की सरकार थी, तब कैसे कौड़ियों के भाव पर किसानों की जमीन हथियाने का खेल खेला गया। आप सभी के आशीर्वाद से किसानों को लूटने वालों को ये चौकीदार कोर्ट तक ले गया है। जमानत के लिए चक्कर काट रहे हैं, ईडी के दफ्तर के जूते घस रहे हैं जी। वो मानते थे हम तो शहंशाह है, हमको कोई हाथ नहीं लगा सकता, और अब पीड़ा हो रही है। एक चौकीदार, एक चाय वाला अब परेशान है। भाइयों बहनों,
जेल के दरवाजे तक तो ले गया हूं, इस बार आशीर्वाद दीजिए, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर कर दूंगा जी। हरियाणा का फतेहाबाद और सिरसा जिला पंजाब से सटा हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग भी रहते हैं, इसलिए पीएम ने यहाँ 1984 दंगों का भी जिक्र कर दिया। पीएम ने एमपी के सीएम कमलनाथ का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस ने दंगे के आरोपियों को इनाम दिया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे हजारों सिख बहन भाई, छोटे छोटे बच्चों को कांग्रेस परिवार और उसके दरबारियों के इशारों पर हत्या की गई, बेरहमी से उनको मारा गया। 34 सालों तक दर्जन पर आयोग बने, लेकिन सिखों को इंसाफ नहीं मिला। आपके इस चौकीदार ने सिख समाज से, देश से 84 के गुनहगारों को सजा देने का वादा किया था। मुझे संतोष है कि सिखों के गुनहगारों को फांसी और उम्र कैद मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन ये बेशर्म कांग्रेस उन लोगों को आज भी इनाम दे रही है जो उस पाप में हिस्सेदार रहे हैं। सिख दंगों में जिस पर सवाल उठे हो, उसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उसे आपकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस का इतिहास ही आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करने का है। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही मिल पाई थी। वहीं चौटाला की पार्टी आरएनएलडी को भी 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। बड़ी माला से बीजेपी इस बार हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। का स्वागत करें। भारत। अगर मोदी मन की बात करते हैं तो प्रियंका दिल की बात करती नजर आती हैं। दिल्ली में प्रियंका ने शीला दीक्षित के रोड शो में खुद को दिल्ली वाली बताकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। दिल वालों की दिल्ली और दिल्ली में प्रियंका के दिल की बात। भाषण दूं कि ऐसे ही दिल की बात? दिल की बात, दिल की बात, दिल की बात, दिल की बात। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से शीला दीक्षित चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा उनके लिए रोड शो करने पहुंची थी। भीड़ जबरदस्त थी, फूलों की बारिश हो रही थी और प्रियंका ने इस बीच अपने दिल की बात कह डाली और इशारों में मोदी पर निशाना साध दिया। मोदी जी दिल्ली आए 5 साल पहले, है ना? और मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ। 47 साल से मैंने दिल्ली की गली गली देखी है। पहाड़ी कल्ला से मजनू का टीला, महरौली से लेकर सफदरजंग, सारी गलियों में घुमाई। दिल्ली वालों की दिल की बात मैं बताती हूँ। आप तो अपने रेस कोर्स रोड में बंद रहते हैं, वहां से निकलते नहीं हैं। आपको कैसे मालूम कि दिल्ली वालों के दिल में क्या है? दिल्ली वाले आपकी फिजूल की बातों से बोर हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी सीट पर आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है। इस मौके पर शीला दीक्षित ने अपने काम गिनवाए और दिल्ली वालों से वोट देने की अपील की। कांग्रेस को वोट देनी है, किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? बोलिए जरा जोर से। कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस जीत कर आएगी। जहां जहां प्रियंका जी की ये तस्वीर जाएगी, वहां कांग्रेस अवश्य जीतेगी। शीला और प्रियंका का रोड शो सीलमपुर इलाके से निकला था। इस इलाके में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा तादाद में रहते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक खास तबके के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है, जो पिछली बार आम आदमी पार्टी के हिस्से में चला गया था। जो इलाका है ये पूरी तरीके से माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाका है। यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। यानी कांग्रेस पार्टी के इरादे साफ है, उनकी रणनीति साफ दिखाई दे रही है कि किस तरीके से जो मुस्लिम मतदाता, दिल्ली का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस पार्टी के हाथ से छिटक कर आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया था, अपने उसी कोर मतदाता को कांग्रेस पार्टी वापस पाना चाहती है। देखना होगा कि वोटिंग के दिन प्रियंका गांधी और कांग्रेस की कोशिश कितनी कामयाब होती है।
दिल्ली में कांग्रेस के प्रचार में उमड़ती भीड़ को देखकर केजरीवाल को परेशानी होने लगी है, इसलिए उन्होंने प्रियंका से अपने दिल की बात कह डाली। केजरीवाल ने कहा, प्रियंका गांधी दिल्ली में प्रचार करके अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हैं? वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में रैली क्यों नहीं करती? वो यूपी में एसपी और बीएसपी गठबंधन के खिलाफ रैली कर रही है। ठीक वैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ। दोनों भाई बहन उन जगहों पर क्यों नहीं जा रहे जहां सीधी टक्कर बीजेपी से है? केजरीवाल के ट्वीट से उनका दर्द समझा जा सकता है। दरअसल दिल्ली में जब केजरीवाल आए थे तो उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा किया था। अब कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए राहुल प्रियंका ने कमर कसी है। ऐसे में दोबारा से वोट बैंक शिफ्ट होने की उम्मीद है। ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन दोनों की लड़ाई में कहीं बीजेपी को फायदा ना हो जाए। यही बात केजरीवाल कांग्रेस को समझाना चाह रहे हैं, जबकि कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने की जद्दोजहद में है। चुनाव प्रचार में नेता जबरदस्त भाषण देते हैं, एक दूसरे पर बार पलटवार करते हैं, लेकिन जब कोई नेता गजल गाने लगे तो समर्थकों का हैरान होना लाजमी है। यूपी के मिर्जापुर से प्रत्याशी और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। अब चुनाव प्रचार में लीजिए गजल का आनंद। खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। समर्थकों की डिमांड पर अनुप्रिया का प्रचार गजल। हम लोगों से कह न पाए उनसे हारे अभी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को आपने जोरदार भाषण देते हुए कई बार सुना होगा, लेकिन गजल गाते पहली बार सुनिए। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होशियारों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। दरअसल मिर्जापुर से एनडीए प्रत्याशी और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल 28 अप्रैल को अपने जन्मदिन पर एक चुनावी कार्यक्रम में पहुंची थी। इस अवसर पर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने कुछ गाने की फरमाइश करी। अनुप्रिया ने भी कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं किया और अपनी सुरीली आवाज में गाना शुरू कर दिया। खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होशियारों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। अनुप्रिया की आवाज में जगजीत सिंह की गजल सुन कार्यकर्ता भी मुग्ध हो गए। हम लोगों से कह न पाए उनसे हारे अभी, और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज़ है। 1 मिनट 46 सेकंड का ये गजल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों खबर क्या बेखुदी। अनुप्रिया की गजल की गायकी उन्हें कितना वोट दिला पाती है, ये तो नतीजों वाले दिन ही पता चलेगा। एक अलग तस्वीर चुनाव प्रचार के बीच में। कभी भगवा आतंकवाद का नारा देने वाले दिग्विजय सिंह का इन दिनों भगवा प्रेम जाग गया है। दिग्विजय कभी भगवाधारी बाबाओं के साथ हवन करते हैं तो कभी तंत्र साधना। आज दिग्विजय सिंह ने भोपाल में साधु संतों के साथ अनूठा रोड शो किया।
भवसागर को पार करने के लिए दिग्विजय की तंत्र साधना जोरों पर है। साधु संत जहां दिग्गी राजा के लिए हठयोग कर रहे हैं, तो वहीं खुद दिग्गी राजा भी भगवाधारी बाबाओं के साथ चुनावी बारात निकाल रहे हैं। कभी भगवा आतंकवाद की दुहाई देने वाले दिग्विजय सिंह को चुनाव में भगवाधारियों का ही सहारा लेना पड़ा है। भोपाल में दिग्विजय ने अनूठे तरीके से रोड शो किया। दिग्गी राजा के रोड शो में कंप्यूटर बाबा से लेकर तमाम साधु संत साथ साथ चल रहे थे। देखिए कैसे भगवा पताका के साए में दिग्विजय सिंह खुद के लिए वोट मांग रहे हैं। दिग्विजय सिंह को विजयी बनाए। इस अनूठे रोड शो को देखकर भोपाल की जनता भी चकित है। भोपाल की जंग अब भगवा रंग के इर्द गिर्द ही घूम रही है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहले ही हिंदुत्व का नारा बुलंद किए हुए हैं, लेकिन अब दिग्गी राजा ने भी बता दिया कि इस महाभारत में वो भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। शायद इसीलिए कभी शिवराज सरकार में मंत्री का दर्जा पाने वाले कंप्यूटर बाबा अब दिग्विजय को हिंदू हितैषी साबित करने में जुटे हैं। देश का मोदी झूठा है और भगवा तक को लूटा है, इसलिए संतों ने समझ लिया है राम राम ही अब की बार और बदल के रख दो चौकीदार। इसलिए पूरा संत समाज निवेदन करता है पूरे भोपाल के लोकसभा की जनता जनार्दन से कि दिग्विजय सिंह के हाथ के पंजे पर बटन दबाकर कांग्रेस को विजयी बनाए, दिग्विजय सिंह को विजयी बनाए। इसलिए ये नर्मदा पुत्र है, ये संतों के प्रति आस्था रखते हैं, समाज की सेवा करते हैं। साधु संतों के साथ दिग्विजय सिंह खुद को सच्चा हिंदू बताते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन रास्ते में एक मौका ऐसा भी आया जब मोदी समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगा दिग्विजय के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। बाद में पुलिस ने नारेबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली। भोपाल में आपके साधु संतों की रैली निकली थी, मोदी मोदी के नारे लगाए गए, एफआईआर भी दर्ज होने लगा। साधु संत बीच में देखा कि उनके मामले दर्ज कोई साधु संत मोदी मोदी। साधु संत तो दिग्विजय का गुणगान कर ही रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने भी भगवा रंग पहन लिया। दिग्विजय के रोड शो के दौरान सादी वर्दी में तैनात पुलिस वालों के गले में भगवा रंग का कपड़ा दिख रहा था। महिला पुलिसकर्मी भी भगवा रंग में ही रंगी नजर आ रही थी। हम लोग मतलब वो उसमें प्रज्ञा कौन सी है, कंप्यूटर बाबा की पुलिस, हाँ पुलिस ड्यूटी है। भगवा कलर जो पहना है, बताओ आजा सामने होगा रुकिए सर, आवाज पुलिस में आगे आगे। हाँ आप लोग ये क्यों पहने हो? सिविल में बस पहनाया गया है, मैं इसलिए पहनाया। इन महिलाओं ने तो साफ साफ बता दिया कि वो पुलिस ड्यूटी पर है, लेकिन डीआईजी साहब कह रहे हैं कि किसी पुलिस वाले ने भगवा नहीं पहना था। हमने पूरे वहाँ पे व्यवस्थाएं लगाई थी, हमने वॉलंटियर्स भी लिए थे, ऑर्गेनाइजर्स ने भी कुछ वॉलंटियर्स दिए थे। शाम में भी हमें वॉलंटियर्स मिलेंगे और वॉलंटियर्स क्या पहन के आते हैं वो हमारे लुकआउट नहीं है। लेकिन जो पुलिस के जवान उसमें शामिल थे जिनके हाथ में वायरलेस थे वो पुलिस के नहीं, पुलिस के हमारे सब इंस्पेक्टर्स थे, उन्होंने कोई भी किसी कलर का नहीं पहना, तो सिविल्स में थे। वहीं हिंदुत्व का झंडा उठाने वाली और भोपाल से दिग्विजय को चुनौती दे रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, पुलिस को इन्होंने छूट दे रखी है, पुलिस का दुरुपयोग किया है, शासन का सत्ता का दुरुपयोग किया है, पुलिस को भगवा पहना करके अपनी संख्या बढ़ाई है। और मोदी जी के बारे में सिर्फ मोदी मोदी नारे लगाने के कारण इन्होंने जिस प्रकार से एफआईआर की है वो बिल्कुल अनैतिक है और गैर कानूनी है, क्योंकि अपनी भाषा को, अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करना गलत नहीं है। ये स्वतंत्रता छीनने का जो ये कार्य कर रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। भगवा बनाम भगवा हो चुकी भोपाल की लड़ाई में कौन विजयी होगा, ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। नहले पे दहला में यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, म्यांमार के यांगून एयरपोर्ट से बड़ी खबर, जहां पर विमान हादसा हुआ है। विमान बांग्लादेश एयरलाइंस का ये प्लेन था, वो क्रैश हुआ है। रनवे से फिसलने की वजह से यह हादसा हुआ। विमान में कुल 33 यात्री सवार थे।
पायलट सहित कई यात्रियों को चोट पहुंची है। ये तस्वीरें देखिए, म्यांमार के यांगून एयरपोर्ट की यह तस्वीर है, जहां पर रनवे पर एक विमान स्किड कर गया, फिसल गया, उसकी वजह से यह हादसे का शिकार हुआ है। विमान में कुल 33 यात्री सवार थे। क्रू मेंबर्स को मिलाकर पायलट सहित कुछ यात्रियों को चोट आई। आगे बढ़ते सियासी खबरों का एक बार फिर से रुख करते हैं। सियासत में बदजुबानी का स्तर गिरता जा रहा है। एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की तुलना दुर्योधन से की, तो आज राबड़ी देवी ने मोदी के लिए खूब अपशब्द बोले। इतना ही नहीं, कांग्रेसी नेता संजय निरुपम ने मोदी को औरंगजेब करार दिया। कोई कहता है मोदी दुर्योधन है, रणवीर बढ़ा सब साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कोई जल्लाद बताता है, सब तो जलाद है, जलाद। तो कोई औरंगजेब। तो ऐसे आधुनिक औरंगजेब की मैं निंदा करता हूँ, उनका निषेध करता हूँ। ये शब्दावली देश के प्रधानमंत्री के लिए निकाली जा रही है। चुनावी घमासान में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता है, लेकिन जुबान से इस कदर जहर निकलने लग जाएगा कि पीएम के लिए मर्यादा भी ताक पर रख दी जाएगी। इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। अब देखिए बिहार की पूर्व सीएम रह चुकी राबड़ी देवी को, जिनसे किसी पत्रकार ने सवाल दागा कि प्रियंका ने मोदी को दुर्योधन कहा था, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इस पर राबड़ी देवी ने एक कदम और आगे जाकर मोदी के लिए कड़वे बोल कह डाले। दुर्योधन का ही उसको तो और दूसरा का भाषा बोलना चाहिए, तो दुर्योधन बोलकर गलत भी है। दूसर भाषा बोलना चाहिए उसको। अच्छा ये वो सब तो जलाद है, जलाद। जब जज के पत्रकार के मरवा देता है, राते राती उठवा लेता है, तो ऐसा आदमी के मन विचार क्या होगा? वही न होगा, खंखार है सब। बात यहीं खत्म नहीं होती। नफरत के अलंकारों से लैस बोली से कुछ और अल्फाज निकलते हैं, जिसमें राबड़ी देवी मोदी के अलावा बिहार में सहयोगी जेडीयू को भी लपेट लेती है। उन्हें अपने विरोधी गंदी नाली के कीड़े लगते हैं। प्रधानमंत्री उस तरह का भाषा का अपना रहे हैं, तो वो तो नाला के कीड़ा है सब। जदयू वाला बीजेपी वाला नाला का कीड़ा है सब, बाथरूम का कीड़ा है, इसीलिए बक रहा है। अब राबड़ी देवी के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। देखिए, उनकी मां ने हत्यारा कहा था, प्रियंका जी की मां ने हत्यारा। राबड़ी जी पे तरस आता। जितनी गालियां ये लोग देंगे नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा है, देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, और वो उतना मजबूत होकर के देश के सामने में ऊपर आएगा। दुनिया में उसकी ताकत दिखने लगी है। नफरत की इस फहरिस्त में एक और नाम भी जुड़ा है, कांग्रेस नेता संजय निरुपम का, जो पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं। इस बार उन्होंने मोदी को औरंगजेब कह डाला, जिस पर अपनी शैली में बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने पलटवार कर दिया कि जो काम औरंगजेब नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कभी औरंगजेब काशी की इन गलियों में गुंडागर्दी करने के लिए उतरा था, हमारे मंदिरों को तोड़ने का दुस्साहस किया था, तब भी काशी के नागरिकों ने अपने मंदिरों को बचाया था। कभी औरंगजेब ने जजिया कर लगाया और हिंदुओं को पर अत्याचार किया था, तब हिंदुओं ने विरोध किया था। आज दिख रहा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा, हिंदुस्तान पे राज करेगा की बात करने वाले नरेंद्र मोदी हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जजिया कर लगा रहे हैं। तो ऐसे आधुनिक औरंगजेब की मैं निंदा करता हूं, उनका निषेध करता हूं। पूरी दुनिया मोदी जी को ग्रेट लीडर अवार्ड, नाम, सम्मानित, देश को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उनके लिए ऐसी ओछी भाषा, ऐसा ओछा, और अपने प्रधानमंत्री। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि आप अपने प्रधानमंत्री को, देश के, जहां पर अब दुनिया आपको देख रही है, आप उनको इस तरह से इतनी ओछी और इतनी जलील भाषा का इस्तेमाल करें। इससे पता चलता है कि मानसिकता क्या है और कितनी बुरी तरह हताश हो चुकी है कांग्रेस, जहां पर उनको अब ये भाषा आ गई कि अब उनके पास कुछ नहीं रहा, तो अब गंदी भाषाओं पर आ गए। जस्ट एक सीट जीतना या चुनाव जीतना, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे पता चल गया इनको कि
भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बहुमत की सरकार बन रही है। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी विरोधी ही बदजुबानी में माहिर है। बीजेपी खेमे से भी इस तरह के बयान खूब दिए जाते हैं। 3 दिन पहले मोदी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहा था, जिसके बाद गुस्से में आकर प्रियंका ने पलटवार किया और भूल गई कि जिस पर वो हमला कर रही हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश की जनता, हमारे देश की जनता। उधर तेज बहादुर का नामांकन रद्द किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट अगर आयोग के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो वो तेज बहादुर के हक में भी फैसला सुना सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये तेज बहादुर के लिए बड़ी राहत होगी। तेज बहादुर केस में चुनाव आयोग को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कल तक मांगा जवाब। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी चैलेंज देने का सपना देख रहे बीएसएफ जवान तेज बहादुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तेज बहादुर का नामांकन रद्द करने पर आयोग से कल तक जवाब मांगा है। साथ ही पूछा है आखिर किस ग्राउंड पर आयोग ने बीएसएफ जवान का नॉमिनेशन रद्द किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने इसलिए क्यों उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया कि उसने इलेक्शन कमीशन से ये सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस किया कि उसका नॉमिनेशन, कि उसका डिसमिसल करप्शन या डिसलॉयल्टी के ग्राउंड पर नहीं था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन को बोला है कि तुम देखकर कल तक बताओ और कल इसकी आगे सुनवाई होगी। तेज बहादुर यादव के नामांकन मामले में फैसले का न सिर्फ तेज बहादुर को बेसब्री से इंतजार है, बल्कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा। दोनों पार्टियां चाहती हैं कि महागठबंधन वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को कड़ी टक्कर दे और जिस राष्ट्रवाद के नारे पर प्रधानमंत्री जनता से वोट मांग रहे हैं उसी पर उन्हें घेरा जाए। एसपी बीएसपी के उम्मीदवार तेज बहादुर के मुद्दे को वोटों के समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। गठबंधन को पता है कि वाराणसी में मोदी को हरा पाना नामुमकिन है। ऐसे में पूर्वांचल में राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी को वो घेरना चाहता है। पूर्वांचलियों को बताना चाहता है कि जो पार्टी जवान का सम्मान नहीं करती उसके देश प्रेम के दावे खोखले हैं या सच्चे नहीं। तेज बहादुर पर चुनाव आयोग कल अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। उस रिपोर्ट में तेज बहादुर को राहत मिलती है या नहीं ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर तेज बहादुर को चुनाव लड़ने की इजाजत देता है तो वाराणसी में गठबंधन के लिए 2 प्रत्याशियों की दिक्कत भी पैदा हो सकती है। वैसे भी कार्यकर्ताओं में 2 प्रत्याशियों को लेकर नामांकन वाले दिन से ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्हें ये ही नहीं पता चल रहा है कि आखिर वो किस उम्मीदवार के लिए प्रचार करें, किसके नाम पर वोट मांगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको देश के एक हिस्से में लिए चलते हैं जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने के लिए मजबूर हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पानी के लिए लोग जमीन खोद रहे हैं और किसान जल समाधि की धमकी दे रहे हैं। यहाँ इंसान प्यासे हैं, जानवर प्यासे हैं, जमीन प्यासी है। देश में सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है और नेताओं के बीच ललकार है, लेकिन यहाँ बूंद बूंद पानी के लिए मचा हाहाकार है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नवगांव तालुका पैटर्न है। यहाँ के जायकारी डैम में कभी गोदावरी नदी का पानी भरा रहता था, लेकिन वहाँ अब दरारें दिख रही हैं। इंसान पानी के लिए भटक रहे हैं, जानवर नाले का पानी पीकर प्यास बुझा रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी में मटका भर पानी के लिए यहाँ लोगों को कोसों पैदल चलना पड़ता है। बच्चे स्कूल छोड़कर पानी भर रहे हैं, महिलाएं घर का कामकाज छोड़कर पानी तलाश रही हैं, वो भी जमीन खोद खोद कर। पूरे गांव में ये परिस्थिति है। औरतों को काम पे जाने का टाइम नहीं, खाली दिन भर पानी लाने का काम है और जो पीने का, कपड़े धोने का,
छोटे बच्चे सब अभी जो छुट्टियां लगी है धूपकाली की, वो छुट्टियां में भी सब बच्चों को और औरतों को दिन भर ये काम है, जो 2-4 हंडे कहाँ से भी गोदावरी में गड्ढा खोल के वो लेके आने का और वो दिन भर वो पानी पीने का। बताया जाता है कि इस साल मराठवाड़ा में 1972 से भी भयानक सूखा पड़ा है। औरंगाबाद जिले में रबी और खरीफ दोनों ही फसलें बारिश नहीं होने की वजह से खेतों में जल चुकी हैं। शादी ब्याह के मौसम यहाँ मर रहे हैं, पर्व त्योहार दम तोड़ रहे हैं। लोगों के घरों में ना तो खाने को अनाज है, न ही पीने का पानी। भीषण सूखे की वजह से किसान और मजदूरों के हाथों में काम नहीं। सरकार की बेरुखी इन ग्रामीण किसानों के लिए भुखमरी का सबब बनती जा रही है। अभी आप सामने देख रहे हैं 3 महीने से ये जो गोदावरी नदी पूरी सूखी पड़ी हुई है और गांव वालों को पीने को भी पानी नहीं और जानवरों को पिलाने को भी पानी नहीं है। 3 महीने से ये जो औरतें सब काम धाम छोड़ के पूरा दिन भर इधर पानी के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर पूरे गोदावरी में जाके गड्ढे खोद के उसमें से थोड़ा पानी निकाल के वो 2-2, 3-3 किलोमीटर लेके जाना पड़ता है। गोदावरी के आसपास जितने भी गांव हैं, सभी सूखे की मार झेल रहे हैं। लोग बताते हैं कि कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलने पर पीने का पानी मिल पाता है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक औरंगाबाद में 1060 टैंकर हैं, लेकिन कहीं कहीं 3 दिन में एक बार टैंकर से पानी आता है और ये सरकारी इंतजाम ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। गंगा में पानी नहीं मिलता, जब जीरा खाना है जब पानी मिलता हमको, कब भरना कब जीरे को पानी आना, जब तक रुकना पड़ता। अकाल को देखते हुए अन्नदाता शेतकरी संगठन के बैनर तले किसानों ने 7 मई को औरंगाबाद के क्रांति चौक से मोर्चा भी निकाला। किसान गोदावरी नदी में पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। यहाँ के किसान कहते हैं अगर सरकार मदद नहीं करती है तो 13 मई को किसान गोदावरी नदी में जल समाधि दे देंगे। वाकई मराठवाड़ा को सरकारी मरहम की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तस्वीरें विकास के तमाम दावों पर सवाल खड़े करती हैं। देश के हिस्से का दर्द दिखाने के बाद अब आपको गर्व करने वाली खबर दिखाते हैं। भारतीय वायुसेना स्पाइस 2000 बम का एडवांस वर्जन खरीदने की तैयारी में है। ये पाकिस्तान के बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक में बरसाए गए बम से भी ज्यादा ताकतवर होगा। अब चीख उठेगा चीन, कांपेगा पाकिस्तान। आसमान से दुश्मनों को मार गिराएगा हिंदुस्तान। भारत के बम वर्षा से खत्म होगा आतंकिस्तान। जरा याद कीजिए कैसे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंक के अड्डों को आसमान से उड़ा दिया था। 26 फरवरी को हुई एयर स्ट्राइक के दौरान भारत ने 12 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट से स्पाइस 2000 बम गिराए थे। भारतीय एयरक्राफ्ट ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जैश मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया था। 70 से 80 किलो वजनी ये बम किसी भी मजबूत इमारत को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है और बालाकोट की कामयाबी को देखते हुए भारतीय वायुसेना स्पाइस 2000 बम के एडवांस वर्जन को खरीदने की योजना बना रही है। बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट होगी हिंदुस्तान की एयरफोर्स के लिए और वायु शक्ति और इम्प्रूव होगी। पहले हमने जो वर्जन लिया था दैट वाज प्योरली अ पेनिट्रेशन बॉम्ब। ये पेनिट्रेशन कम डिवास्टेशन बॉम्ब है जो बिल्डिंग को भी हर प्रकार से कम्प्लीटली फ्लैटन कर देगा ताकि उसके रेमिनेंट्स भी नहीं नजर आएंगे। जिस 70 से 80 किलो विस्फोटक वाले स्पाइस 2000 बम से बालाकोट में हमला किया गया था वो कंक्रीट की छतों वाली इमारतों को भेदते हुए फटते हैं, जिससे छुपे हुए दुश्मनों को बच निकलने का कोई मौका नहीं मिलता। जबकि स्पाइस 2000 बम के इस एडवांस बंकर बस्टर वर्जन की खासियत ये है कि ये इमारतों और बंकरों को पूरी तरह जमींदोज कर सकता है। आपको बता दें कि स्पाइस 2000 बम इजराइल से खरीदे गए थे, जो एयरफोर्स के मुख्य हथियारों में से एक है। स्पाइस 2000 का नया वर्जन रूस से खरीदने की खबर है
और खबर ये भी कि स्पाइस 2000 के नए वर्जन में भारत की रुचि के बाद पाकिस्तान भी इसे खरीदने की योजना बना रहा है। यहाँ तो ये बता दें कि ये वही स्पाइस 2000 बम है जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक के दौरान किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मेडिकल साइंस का एक चमत्कार दिखाते हैं। मुंबई में एक महिला का वजन 10-20 किलो नहीं बल्कि 214 किलो कम हुआ है। जो महिला सालों तक बिस्तर पर रही अब वो बिंदास जिंदगी जी रही है और सभी लोगों को प्रेरणा देने वाला ये किस्सा अब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है। 300 किलो की महिला अब 86 किलो की। चार साल में 241 किलोग्राम वजन कम करने का रिकॉर्ड। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो महिलाएं दिख रही हैं। एक खड़ी है और दूसरी बैठी, लेकिन गौर से देखेंगे तो दोनों एक ही महिला की तस्वीर है और ये कमाल है मेडिकल साइंस का। मेरा वजन कभी कम ही नहीं हुआ है। जिंदगी में बिफोर द सर्जरी कभी कम नहीं हुआ था। मैं वेइंग स्केल पे चढ़ने को भी डरती थी, अभी नहीं डर लगता है। जी हाँ, 42 साल की इस महिला का नाम है अमिता राजानी। अमिता कभी एशिया की सबसे वजनी महिला थी। वजन था 300 किलो, लेकिन 4 साल बाद अब उनका वजन है 86 किलो, यानी उनका वजन 214 किलो कम हो गया है। बॉम्बे में अकेले घूमती है, ट्रेन से ट्रैवल करती है, एंजॉय करती है, खुद अर्न करती है। जो एंजॉय करती है खुद के पैसे से करती है और उसका सेटिस्फेक्शन बहुत अलग होता है। अमिता राजानी महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली हैं। 4 साल पहले ये भारत ही नहीं एशिया की सबसे वजनी महिला थी। 6 साल की उम्र से ही इनका वजन बढ़ने लगा। 16 साल की उम्र में अमिता 126 किलो की हो गई। 300 किलो तक वजन बढ़ने के कारण इन्हें चलने फिरने में परेशानी होने लगी। 2-4 कदम चलने के लिए भी इन्हें सहारे की जरूरत होती थी। करीब 8 साल तक इनका जीवन बिस्तर पर ही गुजरा। दिन रात के 2-3 डॉक्टर रखे थे। एक रात को कभी कभी जरूरत पड़ी तो बुलाते थे, वो बेड से तो उठती ही नहीं थी, सोती रहती थी। जब उठने का होगा तभी बाथरूम तक जा सकती थी, दिन में 2-3 बार खाली, बाकी जा नहीं सकती थी। घर में उठना बैठना कैसा, कभी शायद आप गिर पड़ी होंगी या कैसा, थोड़ा सा उठकर बताएं क्या? मैं एक बार गिर गई थी तो 6 लोग मिलके 2 घंटे लगे थे मुझे बेड पे उठाने के लिए। भारत और ब्रिटेन तक इलाज करा चुकी अमिता जब एक दिन मुंबई के लीलावती अस्पताल और हिंदुजा हेल्थ केयर सर्जिकल अस्पताल में लेप्रो ओबेसो सेंटर के संस्थापक डॉक्टर शशांक शाह से मिली तो वहीं से इनका जीवन बदलने लगा। और चलिए इसी के साथ पहले पैदला में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन